हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप क्या बना रहे हो आज? आज मैं भारतीय नदी तंत्र बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने भारत का नक्शा। नक्शा बना दिया है। जी। तो आज हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जो नदी तंत्र है उसको। उसको हम नक्शे के उसमें दर्शाएं ताकि आपको समझने के लिए बड़ी आसानी रहे। जी। पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ये हमारी दिशा बनेगी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जी। बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, अरब सागर। तो आज हम जानेंगे भारतीय नक्शे के द्वारा जो भारतीय रिवर सिस्टम है, इंडियन रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, उसको सर से समझने की कोशिश करेंगे हम। ये बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल एंड अरब सागर। हाँ। जी। पूर्व की तरफ, पश्चिमी की तरफ हमारा आ जाता है अरब सागर। ठीक है। कुछ नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां हमारी अरब सागर सागर में गिरती चली हैं। जाती। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जी ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। जी जी ये जी। पूरे हमारे भारत का नक्शा है। अब इसमें जो है भारतीय नदी तंत्र जो है, इसमें दो तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, है ना। हिमालय से निकलने वाली नदियां और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। यस जी। तो अभी आप वही बताएंगे ना हमको। यस। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी कि हिमालय जो अपवाह तंत्र है, नंबर 1 पर। हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों में हम जानते हैं कि सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लाइट पड़ रही है सर, ब्लैक बोर्ड में। लाइट बंद कर देती हूँ मैं ना। हाँ, इसको हिमालय अपवाह तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी कि जो हिमालय से निकलती है नदियां, जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना। तो ये 3 बड़ी नदियां हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं और कहाँ पर जाके गिरती हैं वो समझेंगे। और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है दूसरा। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इसमें जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इसके अंतर्गत आती है जैसे नर्मदा है, ताप्ती, नर्मदा नदी, ताप्ती, महानदी। कॉमा लगा के आप सीधे लिख सकते हैं सर, नदी लिखना जरूरी नहीं है, पर चलिए। महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी के आगे कोमा होगा क्योंकि अलग अलग नदियां हैं ये। तो देखिए, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 6 नदियां जो हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे इसमें कि जो हिमालयी नदियां हैं जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ जाके गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में। और जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहाँ जाकर गिरती हैं, यही समझेंगे आज के हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, जो सिंधु नदी है वो 3 देशों में बहती है। यहाँ से निकलती है भारत के उत्तरी पूर्व या तिब्बत मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से निकलती हुई वो भारत के लद्दाख से होते हुए
और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी, वहां से उसका उद्गम होता है। मानसरोवर, जी, तिब्बत के मानसरोवर से निकली यहाँ से, और ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान के लिए, और लद्दाख से फिर जो हाँ। लद्दाख है आप शो कर सकते हैं यहाँ पे लद्दाख है यहाँ जी, लद्दाख के दमचोक नामक जगह से यह भारत में प्रवेश करती है, इंडिया में। बिल्कुल। ठीक है, यू कैन राइट डाउन लद्दाख। सिंधु नदी मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, मानसरोवर झील के पास से, और फिर वहां से होती हुई लद्दाख के दमचोक से यह भारत में प्रवेश करती है। फिर वहां से आगे जाती है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, और पाकिस्तान और कराची से होते हुए फिर यह अरब सागर में मिल जाती है। उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है जी, पूरा हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। जी, मतलब हिमालय पर्वत आपका हाँ। कहाँ से कहाँ तक है? ऊपरी भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा भारत का जो जी, है ये हिमालय पर्वत श्रेणी आती है। इसमें आता और है। जो आपकी सिंधु नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, हाँ। ये हिमालयी नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली, इसीलिए इसको हिमालय अपवाद तंत्र इसीलिए कहते इसको हैं। हिमालय अपवाह तंत्र क्योंकि- कहते हैं। जी जी। और जैसे हमने देखा कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, लेकिन इससे पहले इसके साथ जो सहायक नदियां हैं, है ना, जो इसको और भी बड़ी नदी बनाती है, बड़ा नदी तंत्र बनाती है, वो कौन कौन सी है उनको जानना भी महत्वपूर्ण है। तो सिंधु नदी में जो नदी अरब सागर में गिरने से पहले जो नदियां मिलती हैं वे हैं चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये 5 नदियां जो हैं, ये 5 प्रमुख नदियां जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यह भी इनसे मिलती हैं और फिर ये सारी जाके आपके अरब सागर में मिल जाती हैं। तो देखिए, बड़े ही आसान शब्दों में और जरा से समय में हमने जाना कि हिमालय अपवाह तंत्र क्या है, और इसमें जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवेश करती है, और कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र हमने समझ लिया। अब हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो सर बताइए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम भारत के उत्तराखंड, जी, उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं, उत्तराखंड, वहां पे वैसे हम आमतौर पर जानते हैं कि गंगोत्री से जो है गंगा हाँ, नदी का उद्गम होता ये है। उत्तराखंड है, यहाँ जी, पे गंगोत्री है। जी, आप शो कीजिए और यहाँ पे राइट डाउन भी कीजिए सर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गंगोत्री। हम सब जानते हैं कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है ना? हाँ, और ये 3 राज्यों से होके जी, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल, है और ना? ये पश्चिमी बंगाल। उत्तराखंड ये बिहार का हिस्सा आ गया, ये पश्चिमी बंगाल आ गया। ठीक है, और ये बांग्लादेश है, जो बाउंड्री बनी है भारत की, जी, ये बांग्लादेश है। आप बांग्लादेश लिख दीजिए सर बांग्लादेश। जो इम्पोर्टेंट है ना उसको तो हमें राइट डाउन करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे एरो करके लिख देता हूँ। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, जी जी। जो बाउंड्री के उसमें है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात कि हम जानते हैं कि गंगोत्री से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है, लेकिन गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर आपका गोमुख पड़ता है ना, गोमुख नामक जगह पड़ती है। हाँ। ठीक है, गोमुख और सतोपथ हिमानी नाम की जगह पड़ती है। तो सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नाम की नदी निकलती है। ठीक है, और गोमुख से निकलती है आपकी भागीरथी नदी। तो जब ये अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग नामक जगह में मिलती हैं, ठीक है, तो वहां से गंगा नदी का आरंभ हो जाता है, शुरू होती है, गंगा नदी बनती है। तो सर ये आप लिख दो, ये यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए आपको ऊपर की तरफ को हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप जहां पर देख रहे हैं उत्तराखंड कहाँ है, तो वहां पर ही होगा ये सब जगह। ठीक है,
अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ आपके सतोपथ हिमानी से। और एक और जगह है गौमुख, गौमुख है वहीं पर पास में, वहां से निकलती है, एरो करके लिखिए सर आगे, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। ठीक है, और ये दोनों आगे जाके दोनों का एरो करके आगे दर्शाइए। ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं, इनका संगम जहां पर होता है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, उत्तराखंड में ये सारी जगह पड़ती है, आपने याद रखना है। और इसी देवप्रयाग के पास जब इनका संगम होता है भागीरथी का और अलकनंदा का, तो बनती है आपकी गंगा नदी जी। ठीक है, तो इस तरह से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे कि भारत में गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे लंबी गंगा नदी है जो भारत में बहती है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि गंगा नदी की कुल लंबाई आखिर है कितनी। तो 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई इसकी, यानी कि हम 25-25 भी बोल देते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, ठीक है, किलोमीटर km। और भारत में यह बहती है 2071 किलोमीटर, है ना, 2071 किलोमीटर जो बहती है भारत में। फिर बाकी ये बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात कि जैसे हमने जाना कि गौमुख के पास जो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है ना, लेकिन गौमुख, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग जैसी जगह हैं, बद्रीनाथ जैसी जगह वहां पर उत्तराखंड में, तो वहां पर आपके मंदाकिनी हो गया, पिंडार, धौलीगंगा, इस तरह की छोटी छोटी और भी नदियां होती हैं। तो इन सभी का संगम होता है। ठीक है, इन सभी का संगम होता है ना। और साथ ही फिर हम देखेंगे कि गंगा नदी अब कहाँ से होते हुए, है ना, कहाँ से होते हुए आगे बढ़ती है गंगा नदी। उत्तराखंड से निकलती है आपके और उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल तक जाती है। फिर पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक जगह से ये दो धाराओं में बंट जाती है। सर पश्चिम बंगाल शो कीजिए, यहाँ से ये दो धाराओं में बंट जाती है, हुगली और भागीरथी। आप यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे बताने के लिए, यहाँ से बंट जाती, नीचे को लिख दीजिए एरो करके। ठीक है, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक जगह में यह दो धाराओं में बंट जाती है, आपके हुगली और भागीरथी। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे शो कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के फरक्का नाम जगह के पास जो है भागीरथी और हुगली दो धाराओं में बंट गई आपकी गंगा नदी। ठीक है, फिर उसके बाद भागीरथी नदी जो है बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में चली जाती है और वहां पर इसे नाम दे दिया जाता है पद्मा। बांग्लादेश में इसे नाम दे दिया जाता है पद्मा। किसको? जो भागीरथी धारा होती है ना इसकी, गंगा की दो धाराओं में बढ़ती है, तो भागीरथी चली जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं से आगे बढ़ती हुई है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर ये जो दो धाराएं मिलके बनाती है, कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र और ये जो आपकी भागीरथी नदी है, ये जहां पर मिलती है ना, पद्मा नाम से जहां पर मिलती है ये ब्रह्मपुत्र से, तो उसके संयुक्त रूप को मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गई समझने के लिए आपकी बातें, है ना। तो सर आप ये लिख दीजिए कि बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम, है ना। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जब इसका संगम होता है, तो इसको मेघना कहा जाता है। फिर बस यहीं से ये आगे दर्शा दीजिए सर कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, फिर वहीं से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सुंदरबन नाम का डेल्टा भी बनाती है यहाँ पर, और यहीं से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में एरो लगा के आप शो कर दीजिए कि बंगाल की खाड़ी में फिर ये चली जाती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो गंगा नदी को गंगा नदी बनाती है, इतना बड़ा, इतनी लंबी नदी बनाती है, तो आखिर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनकी, तो ये जान लेते हैं।
जी, गंगा नदी की सहायक नदियां। जैसे गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना, कोसी, सोन, यमुना, कोसी, सोन, गोमती, घाघरा, ब्रैकेट में सरयू लिखिए, जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है, घाघरा को सरयू ब्रैकेट में लिख दीजिए घाघरा के आगे, ठीक है। और गंडक तथा रामगंगा, गंडक और रामगंगा। तो ये यमुना की सहायक नदियां, सॉरी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, घाघरा, जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है, घाघरा नदी को, गंडक और रामगंगा, ठीक है। ग के ऊपर बिंदी लगाइए सर, ग के ऊपर बिंदी लगाइए, गंडक जी। तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां थी, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी इसकी जो जितनी भी बेसिक और नॉलेज रहती है कि यमुना नदी कौन सी, कोसी नदी कहाँ से, तो ये प्रश्नोत्तरी के जरिए ये सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लेकिन मेन था हमें गंगा नदी तंत्र के बारे में जानना। सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाता है गंगा नदी की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन है, तो वो यमुना है, ठीक है। अब हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ना, तिब्बत की जो पहाड़ियां हैं, तिब्बत का मानसरोवर झील है, वहीं से जो है इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियां, ये तीनों नदियां जो हैं तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही निकलती हैं। सर यहां पर लिखिए, तिब्बत के मानसरोवर के पास लिखिए आप ब्रह्मपुत्र, क्योंकि हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम ये लिखिए आप। लेकिन ये तिब्बत में किसी और नाम से जानी जाती है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नाम से तो हम इसको भारत में जानते हैं, जब ये भारत में प्रवेश होती है। लेकिन इससे पहले जब तिब्बत की मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, तो वहां पर इसको यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। ऊपर की तरफ लिखो सर, तिब्बत के आगे करो इसको, ब्रह्मपुत्र को एरो लगा के ऊपर को, ब्रह्मपुत्र को एरो लगा के ऊपर को करो। तिब्बत में इसको जाना जाता है यरलुंग जंगबो के नाम से, यरलुंग जंगबो, ठीक है। यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है इसको तिब्बत में, है ना। और सांगपो, साथ में कॉमा लगा के सांगपो भी लिख दीजिए ऊपर ऊपर ऊपर, सांगपो के नाम से। तो हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु ये तीनों नदियां मानसरोवर से ही निकलती हैं, इसके पास से ही निकलती हैं, ओके। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। जैसे ही तिब्बत से यरलुंग जांगपो या ये सांगपो नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, तो असम घाटी से प्रवेश करती है। सर असम घाटी दर्शाइए। ये असम घाटी है और ये मेघालय से होके, असम घाटी लिख दीजिए सर ऐसे ही, ठीक है। असम घाटी से ये भारत में प्रवेश करती है, और जैसे ये असम घाटी से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसको वहां पर ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस नदी को फिर बाद में जब ये अरुणाचल प्रदेश में चली जाती है, तो वहां पे, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, शो कीजिए सर। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। आप लिखो ना सर, अरुणाचल लिख दीजिए, शो कीजिए ऊपर से, पेन से शो कीजिए कि ब्रह्मपुत्र वहां से आई और वहां से होते हुए, जी, असम से होते हुए यह ब्रह्मपुत्र नाम से असम में प्रवेश करती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में चली जाती है, तो वहां पर इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। आप अरुणाचल के पास भी तो लिख सकते थे, इतना स्पेस था दिहांग, चलिए कुछ नहीं है, समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है।
लेकिन जैसे ही यह ब्रह्मपुत्र नदी आपके बांग्लादेश जाती है तो वहां पर इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जैसे ही पहुंचती है तो जमुना के नाम से, और फिर आगे यह जो है गंगा, यानी कि बांग्लादेश में हमने जाना था कि गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से, है ना। तो फिर ये बांग्लादेश में जब पद्मा नदी के साथ मिलती है तो वहां पर क्या करती है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। सर यू कैन राइट डाउन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, है ना। जमुना नाम से यह बांग्लादेश में जानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, और साथ ही बांग्लादेश में पद्मा नदी, गंगा नदी भी बहती है जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और वहां पर यह जो है पद्मा के साथ मिलकर जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। पद्मा जो है गंगा नदी को बोलते हैं वहां पे। हाँ हाँ, तो गंगा नदी को ही वहां पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, नीचे को लिखना सर, है ना, 1 बाय 1 करके, बिकॉज आगे जगह नहीं है। चलिए, तीस्ता, तीस्ता नदी, है ना, तीस्ता नदी है। फिर है सुवनसिरी, सुवनसिरी। तीसरी नदी है कमेंग, कमेंग। चौथी है मानस। पांचवी है दिवांग। छठी है लोहित। सातवीं है बराक, सातवीं नदी है बराक। और आठवीं नदी है कपिली, कपिली। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत बड़ी नदी है। तो तीस्ता, सुवनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहीं से होते हुए अपनी सहायक नदियों के साथ यह चली जाती है। कहाँ जाती है सर, कौन सी खाड़ी में गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में आके गिर यू जाती कैन है। शो बाय, जी, ये बंगाल की खाड़ी एरो, में। यू कैन शो बाय एरो। तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये थे जो हिमालयी नदी तंत्र थे। ठीक है, हिमालयी नदी तंत्र की जो हिमालयी अपवाह नदी तंत्र की प्रमुख नदियां थी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन 3 नामों से जाना जाता है हिमालयी नदियों को। तो ये गिर जाती है आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, अपनी सहायक नदियों के साथ, और बाकी जो सिंधु नदी थी वो अरब सागर में, है ना सर, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे जो भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके बारे में। तो हम इनको अब डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि हम प्रायद्वीप नदियों को समझ सके। चलिए, आपका हिमालय अपवाह तंत्र खत्म हो गया, हमने बता दिया, कोशिश करी। यस। अब हम जानेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। जी। तो जो हमारा जो कर्क रेखा, तो आप सभी जानते हैं, कर्क रेखा जो है भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, भारत के नक्शे को। तो इसके नीचे जो नदियां बहती हैं, इसका जो निचला हिस्सा है, भारत का निचला हिस्से में जो नदियां बहती हैं, भारत का निचला हिस्सा, उनको हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, क्योंकि ये मौसमी नदियां हैं। ठीक है, ये कोई, और दूसरी जो हिमालय नदियां हैं ये 12मासी नदियां बोलते हैं, ये 12 महीने बहती हैं। इनमें 12 महीने जल होता है, जल होता है और भरी पूरी रहती है। लेकिन ये प्रायद्वीपीय नदियां जो है ये मौसमी नदियां हैं, मॉनसून के कारण जब इनमें जल आता है ना, तभी बहती हैं ये। बरसात बारिश होती है तभी ये नदियां उफान में रहती है या जल इनमें होता है, अदरवाइज ये सूख जाती है मैक्सिमम। जी जी। तो सर आपने कर्क रेखा शो की, आप लिख दीजिए कर्क रेखा। ये हमारी कर्क रेखा है।
अच्छा, इसके नीचे जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, मैं हम्म, आपको बता दूं, यहाँ इनमें से पे कुछ नदियां पठारीय भी है ना पठारीय सर? भी है। ये इनको सभी इसमें प्रायद्वीपीय नदी में कैटेगरी में आ जाती है। जी जी, जैसे पूर्वी ठीक है। घाट और पश्चिमी घाट है ना, जो ये पूर्व की पूर्व की तरफ। तरफ जो घाटी है, मतलब ये समुद्र का तटीय क्षेत्र है, जी जी। इसको हम पूर्वीय घाट बोलते हैं। और पश्चिमी घाट जो ये गुजरात वाली जो लाइन है, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, हम्म, यहाँ तक जो है ये हमारा पश्चिमी घाट वाला एरिया क्षेत्र पड़ता पड़ता है। है। जी जी। ठीक है। तो भारत वैसे भी बंटा हुआ दो भागों में। हम्म। ये पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी वाला जो हिस्सा है पूर्वी घाट, अरब सागर वाला जो हिस्सा है वो ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। वैसे भी हमने ये जान रखा है कि जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है या प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनमें आती है नर्मदा नदी, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कावेरी। है ना? तो चलिए सर बताइए। जो महानदी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। जी। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट, हम्म। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर पड़ता है जी। उसके निकट सिहाबा पहाड़ी से ओके। होता है, और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियां भी होंगी, है ना सर? हाँ, इसकी मैं बता रहा हूँ ना जी, उड़ीसा में प्रवेश करती है और ये डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तेल नदी और जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। जी, तेल आप लिख नदी, सकते हो। महानदी तेल जो नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है ना, बड़ी नदी है। और जोंक। तो इसकी सहायक नदियां हैं तेल नदी और जोंक नदी। जोंक नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एरो करके लगा दीजिए महानदी से आगे को, इस तरफ को। इसकी सहायक नदियां हैं। ओके। तो ये अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। और दूसरी दूसरी नदी है हमारे पास कावेरी नदी। कावेरी नदी। ठीक है। कावेरी नदी जो है ये कावेरी नदी है, जी। कर्नाटका के कुर्ग, ये जो कर्नाटका का कुर्ग क्षेत्र है, हम्म। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। जी। कर्नाटका की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, और कर्नाटका के तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है यहाँ इस साइड। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये हिस्सा है ना, हाँ। ये कर्नाटका क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है। ये कर्नाटका आप का, लिख दो सर, कर्नाटक लिख दो यहाँ पे। और कर्नाटका में जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां पाई जाती है, वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। उद्गम होता है और तमिलनाडु से बहते हुए जी जी ये निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियां भी होंगी। इसे दक्षिण की कावेरी नदी को, जो मेन बात है इसकी, दक्षिण की गंगा भी इसको कहते हैं। कावेरी नदी को, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, या दक्षिण की गंगा नाम से भी जाना जाता कावेरी है। नदी को दक्षिण की गंगा नाम से भी जाना जाता है ना। गंगा, जो अरब सागर में बहती है उसके बारे में बता रहा हूँ। माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय नदी है, अरब सागर में बहती है। इसमें से मैं नर्मदा नदी के बारे में बता दूं, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से बहती है, और ये 1312 किलोमीटर लंबी है, मध्य प्रदेश से अरब दूरी तय सागर तक करके अरब सागर में बहती है। गिर जाती ये है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इस नदी को कहते हैं। जी। ठीक है। आप लिख दो यहाँ से एरो करके साइड में आगे को, नर्मदा नदी को मध्य लिख दिया प्रदेश मैंने, की। जी जी जीवन रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इस नदी को कहते हैं। जी। ये 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश से अरब सागर की तक तरफ का को बहती है और सफर इसमें तय गिर करती जाती है। हाँ। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ऐसे अगर हम जाने तो सहायक नदियां हम और दूसरे संग, इसमें, तवा और शेर हैं। बाकी प्रश्नोत्तरी के जरिए भी यह सब इनको पूरा कवर हो जाएगा, डिटेल में है बता ना। दिया जाएगा। और एक बात जो ध्यान रखने योग्य है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से जब ये नदी निकलती है ना, नर्मदा नदी, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है, सोन नदी करके। तो ये दोनों वहां पर रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, मतलब भ्रंश भ्रंश घाटी से बहते हुए आती हैं ये। चलिए, अब नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी। सर, ताप्ती नदी के बारे में बताइए। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के निकट सतपुड़ा के
पहाड़ियों पहाड़ियों से। से या जंगलों से ओके ओके। निकलते हुए। सतपुड़ा के जंगल के बारे में सभी ने सुन रखा होगा। हाँ। तो ताप्ती नदी का निर्माण होता है सतपुड़ा की पहाड़ियों से, ये महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर की ओर चली जाती है और गिरती है। इसमें गिर और जाती है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ठीक है ठीक है। अब हम जानेंगे माही नदी के बारे में, हाँ, जो माही अरब नदी सागर है। में गिरती है। जी सर। जी। माही नदी भी मध्य प्रदेश के धार जिले जी। मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप जो विंध्याचल पर्वत से। पर्वत है। सर यहाँ पे लिख दीजिए विंध्याचल पर्वत। तो देखिए जो माही नदी है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी, उसका निर्माण होता है विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल ठीक पर्वत है, से। मध्य प्रदेश के जो विंध्याचल पर्वत है उसकी पहाड़ियों से उसका निर्माण होता है, और यह फिर मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे ये, और अरब सागर में ये गिर जाती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका मुख्यतः जो विशेषता है, ये लिख दो सर यहाँ पे माही साइड में। नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन का सी है? नाम बताओ। अच्छा, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती। ठीक है, तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है ना, इस तरफ को। हाँ। तो खंबात की खाड़ी अरब सागर को ही बोला जाता है क्या? नहीं, अरब सागर को खंबात की, ये एक पर्टिकुलर जगह है। ठीक है, ये एक जगह है खंबात की खाड़ी। ये मतलब पूरा एरिया जो है ये अरब सागर में ही पड़ता है, अरब सागर की तरफ ही पड़ता है, लेकिन ये जहाँ पे गिरती है उस जगह का नाम है खंबात की खाड़ी। ओके, ठीक है जी। अब कौन सी नदी बचती है? अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। जी सर, बताइए गोदावरी नदी कहाँ से? गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यह बात याद रखने योग्य है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह गोदावरी नदी है। 1465 किलोमीटर बहती है भारत में। हाँ, 1465 किलोमीटर। जी। ठीक है, ये नदी ये महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, दक्षिणी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी, बिल्कुल। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, तो हमने बात की गोदावरी नदी की, जो नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए ये फिर अपनी सहायक नदियों के साथ कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सर को फोन आ गया था तो वो चले गए, मैंने सोचा चलो मैं ही कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं पेन, गंगा, इंद्रावती और प्रणहिता। ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं जो इसके साथ मिलकर गोदावरी नदी को और भी ज्यादा जल घनत्व के हिसाब से बनाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब जानेंगे हम कृष्णा नदी के बारे में। ठीक है, कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और कृष्णा नदी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, दूसरी बड़ी नदी। और पहली बड़ी नदी तो गोदावरी हो गई है ना, तो दूसरी बड़ी नदी है कृष्णा नदी। और साथ ही इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर के नाम बारे में आपने सुन रखा होगा। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका निर्माण होता है। ठीक है, वहां से होते हुए यह नदी कर्नाटक, आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जो कृष्णा नदी है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से इसका उद्गम होता है और फिर ये महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये राज्य पड़ते हैं, है ना, यहाँ से होते हुए ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। राइट। और कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना और भीमा,
इसकी जो है सहायक नदियां हैं। आपने कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में सुना होगा। किन किन राज्यों के बीच यह बंटवारा हुआ था इस नदी के पानी को लेकर? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से यह विवाद चल रहा है, जो अभी तक थमा नहीं है। ठीक है, तो ये बातें महत्वपूर्ण है, जो कि प्रश्नोत्तरी के जरिए मुझे लगता है सॉल्व हो जाएंगी। तो ये था आज का भारतीय नदी तंत्र। ठीक है, जिसको हम रिवर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, रिवर सिस्टम इन इंडिया। इसमें हमने देखा हिमालयी नदियां, जिसको कि हिमालय अपवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसमें आती है आपकी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, दूसरा बड़ा तंत्र जो था वह है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसमें हमने देखा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में। राइट, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।